एवरीवन, आज हम 2024 में आई हुई मर्डर मिस्ट्री मूवी अद्भुत की कहानी देखेंगे, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लीड रोल प्ले किया है। मूवी के स्टार्ट में हम शिमला के एक छोटे शहर को देखते हैं। यहाँ एक प्यारे से घर में डिटेक्टिव गजराज की फैमिली रहती है। उनकी फैमिली में उनकी बीवी और एक छोटा बेटा रहता है। ये लोग एक अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। इस फंक्शन में डिटेक्टिव गजराज को अवार्ड मिलने वाला था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गजराज अवार्ड फंक्शन के हॉल के बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता है और वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो गजराज से कहता है कि इस केस को सॉल्व करने में तुम्हें कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। मेरा कहना मानते तो अब तक खूनी हाथ लग गया होता। गजराज यहाँ उसकी बातों को इग्नोर करके अवार्ड फंक्शन में चला जाता है। असल में डिटेक्टिव गजराज ने पुलिस डिपार्टमेंट के एक डबल मर्डर केस को सॉल्व करने में मदद किया था, इसलिए उसे यह अवार्ड दिया जा रहा है। डिटेक्टिव की स्पीच के बाद एक जर्नलिस्ट उससे सवाल पूछती है कि क्या आपका बेटा भी डिटेक्टिव बनेगा। इस पर गजराज हंसकर कहता है कि ऐसा ना ही हो तो ठीक है। असल में गजराज के पिता भी डिटेक्टिव थे, इसलिए वो डिटेक्टिव बना। गजराज की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। फिर एक और जर्नलिस्ट गजराज से पूछता है कि क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई केस रहा है जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ हो। तो गजराज थोड़ा सीरियस हो जाता है। यही टाइम हॉल की लाइट्स टिमटिमाने लगती है। यहाँ डिटेक्टिव कहता है कि हर केस में कोई ना कोई लॉजिक छुपा होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। इतना कहते ही डिटेक्टिव को अपने पुराने केसेस के फ्लैशबैक्स आते हैं और यहाँ कहानी 5 साल पीछे जाती है। अब हम एक कपल आदित्य और श्रुति को देखते हैं। दोनों शहर से दूर एक जगह शिफ्ट हुए थे। इस बात से श्रुति तो बहुत खुश थी, लेकिन आदित्य इतना खुश नहीं था। श्रुति अपने पति का मुंह ठीक करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कोई उन पर नजर रख रहा था। श्रुति की नजर घर के दरवाजे पर पड़ती है, जो कि अपने आप खुल गया था। आदित्य सोने के लिए चला जाता है। वो दिन 24 दिसंबर का था और अगले दिन क्रिसमस था। आदित्य एक डॉक्टर है और वो क्रिसमस के दिन भी हॉस्पिटल जा रहा होता है और वो उस हॉस्पिटल का एमडी भी था। आदित्य कहता है कि काम पे तो जाना ही होगा और वो उसे एक इंजेक्शन देकर हॉस्पिटल चला जाता है। कुछ देर बाद आदित्य हॉस्पिटल से श्रुति को कॉल करके पूछता है कि तुमने अपनी दवाई ली या नहीं। श्रुति कहती है कि हाँ, मैंने दवाई ले ली। वो यहाँ शाम में बाहर खाना खाने जाने का सोचती है, पर वो ये बात उससे कहती उससे पहले ही आदित्य फोन काट देता है। उसी समय उसके घर के किचन की लाइट टिमटिमाने लगती है और मिक्सर अपने आप चलने लगता है, जिसका स्विच ऑफ था। श्रुति डर के मारे मिक्सर का प्लग निकाल देती है, लेकिन मिक्सर तब भी चल रहा होता है। मिक्सर का जार मिक्सर से निकलकर अपने आप श्रुति की तरफ आने लगता है। वहाँ दीवार पर एक क्रॉस बन गया था, जिसे देखकर श्रुति बहुत डर जाती है। जो भी कुछ उनके घर पे हो रहा था, इसका पता लगाने के लिए वो लोग डिटेक्टिव गजराज को बुलाते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि ऐसे हालातों में लोग सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं, तो आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। श्रुति कहती है कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो नॉर्मल केस से बहुत अलग है। उस दिन जब मैं कुछ देर के लिए किचन से बाहर आई तो किचन कैबिनेट के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए थे। इसके बाद जब मैं और आदित्य शॉपिंग करने गए थे तो वहाँ भी लाइट्स टिमटिमाने लग गई थी। वहाँ शोरूम में लगा हुआ झूमर हम पर गिरने ही वाला था, मगर हम वहाँ से हट गए। हमने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई और मुझे रात को अजीब से सपने भी आते हैं, जैसे कोई आत्मा मुझ पर हमला कर रही हो। तब डिटेक्टिव कहता है कि इन सब के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ही। हो सकता है कि आपके मिक्सर बंद करने के बाद भी उसमें कुछ पावर बची हो जिससे वो चल रहा था। इसे फैंटम एनर्जी कहा जाता है। और रही बात वो शॉप वाले लाइट की, तो वो तो वैसे भी 64 साल पुरानी है और उस झूमर की पकड़ कमजोर हो गई होगी, इसलिए वो गिर गया। हर बात के पीछे लॉजिक छुपा होता है। इसके बाद श्रुति डिटेक्टिव को एक तस्वीर दिखाती है। जब वो झूमर गिरा था तो उसके कुछ टुकड़ों से वैसा ही क्रॉस बन गया था जैसा उस दिन उस किचन की दीवार पर बना था। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या हाल ही में आपकी लाइफ में कुछ स्पेशल होने वाला है, जैसे कोई स्पेशल डे, क्योंकि मेरी थ्योरी के हिसाब से आपके साथ ये सभी हादसे तभी होते हैं जब आपका कोई स्पेशल दिन हो। श्रुति कहती है कि कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में सेमिनार होने वाला है। डिटेक्टिव कहता है कि अगर आगे से कुछ सस्पिशियस लगे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव ऑफिस जाकर अपने असिस्टेंट सोनू से कहता है कि मुझे श्रुति के घर के 5 किलोमीटर रेडियस का पूरा मैप चाहिए। डिटेक्टिव यहाँ डॉक्टर आदित्य के बारे में भी रिसर्च करने लग जाता है और वो उस लाइट वाली शॉप पर भी जाता है। वहाँ भी वो जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है। वो श्रुति और आदित्य से कहता है कि ये जो भी कुछ है उसका मकसद तुम दोनों को मारना नहीं है। हालांकि कुछ दिनों बाद जब डिटेक्टिव किसी कैफे के बाहर बैठा होता है तब वो बूढ़ा आदमी उसे नजर आता है। वो डिटेक्टिव से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें किसी मदद की जरूरत है, मेरे साथ चेस खेलोगे। लेकिन डिटेक्टिव बिना कुछ बोले चेकमेट करके वहाँ से चला जाता है। अब डिटेक्टिव चर्च आता है और उसे देखने मिलता है कि उस चर्च का क्रॉस उसी क्रॉस की तरह है जैसा झूमर के गिरने से बना था। इसके बाद हॉस्पिटल के सेमिनार वाला दिन आ जाता है, जिसमें डिटेक्टिव और सोनू भी आते हैं। जब आदित्य स्पीच देने स्टेज की ओर बढ़ रहा होता है तब एक लड़की उसे कुछ इशारा करती है। आदित्य अब अपनी स्पीच शुरू करते हुए कहता है कि हॉस्पिटल की एक नई विंग ओपन हो रही है,
तभी हॉल की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और सभी ये चीज देखते हैं। जब वो लाइट फ्लिकर करना बंद करती है तब कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है और आदित्य अपनी स्पीच पूरी नहीं कर पाता। वहाँ डिटेक्टिव की नजर हॉल में लगे पंखे पर पड़ जाती है जो कि जोर शोर से हिल रहा होता है और वो आवाज उसी में से आ रही थी। डिटेक्टिव सोनू से फैन बंद करने के लिए बोलता है। श्रुति डर के मारे आदित्य के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। अगले ही पल वो फैन छत से नीचे गिर जाता है। वो फैन आदित्य और श्रुति के एकदम पास में ही गिरा था। वो दोनों तो बच गए थे, लेकिन फैन जिस दीवार से टकराया था वहाँ पर क्रॉस बन गया था। डिटेक्टिव की नजर क्रॉस पर पड़ती है और वो हैरान हो जाता है। हॉल में मौजूद बाकी सभी लोग डर से बाहर चले जाते हैं। उसी भीड़ में डिटेक्टिव को एक लड़की नजर आती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है। डिटेक्टिव तुरंत जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करता है जिसमें वो लड़की दिख जाती है। वो याद करने की कोशिश करता है कि उसने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। तभी उसे याद आता है कि इसने उसे चर्च में देखा था। इसके बाद वो सोनू को इस लड़की की डिटेल निकालने के लिए बोलता है। सोनू उसे कॉल करके बताता है कि उस लड़की का नाम मैरी मैथ्यू है। डिटेक्टिव कहता है कि मुझे इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए, ये कौन है, कहाँ रहती है, सब कुछ। डिटेक्टिव को चर्च चला जाता है और चर्च का फादर डिटेक्टिव को बताता है कि मैरी बहुत ही प्यारी लड़की है। वो आशा फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाती है जो एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए बनी है। मैरी हर वेडनेसडे को अपने फाउंडेशन के लोगों को चर्च लाती है। ये सब जानकारी लेकर डिटेक्टिव अपने ऑफिस आ जाता है। सोनू को भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता लगा था। इवन आशा फाउंडेशन की वेबसाइट पर मैरी का नाम बस 2 ही बार मेंशन था और ना ही उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट था। अब डिटेक्टिव सोनू को जाने का कहकर खुद आंखें बंद करके कुछ सोचने लग जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो उसे मैरी अपने सामने नजर आती है, जबकि असलियत में वहाँ कोई नहीं था। डिटेक्टिव मैरी से पूछता है कि तुम्हारा श्रुति और आदित्य से क्या कनेक्शन है और तुम झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने तुम्हें उस दिन सेमिनार में देखा था। यहाँ डिटेक्टिव को एहसास होता है कि ये सब तो बस उसका एक वहम है। इसके बाद वो सोनू से कहता है कि तुम्हारा असली टेस्ट अब शुरू होता है, अगर तुम इसमें फेल हुए तो ये काम छोड़ देना। वो उसे मैरी के बारे में असली जानकारी निकालने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी आशा फाउंडेशन जा रही होती है और सोनू उसका पीछा कर रहा होता है। वो सुबह से शाम तक उसके फाउंडेशन के बाहर नजर रखे बैठा होता है। इसके बाद डिटेक्टिव देखता है कि आदित्य हॉस्पिटल के बाहर उसी लड़की से बात कर रहा है जो सेमिनार में उसे इशारा कर रही थी। दोनों काफी हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव हॉस्पिटल के अंदर जाकर आदित्य से पूछता है कि क्या वो मैरी मैथ्यू को जानता है। आदित्य झट से इनकार कर देता है और डिटेक्टिव कहता है कि थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। आदित्य कहता है कि अगर वो मेरी पेशेंट होगी या हॉस्पिटल की स्टाफ होगी तो मैं उसे जानता होऊंगा, पर अगर वो हॉस्पिटल के बाहर की होगी तो मैं उसे नहीं जानता। इतना कहकर आदित्य चला जाता है क्योंकि उसे सर्जरी के लिए लेट हो रहा था। अब ऑफिस में सोनू डिटेक्टिव को बताता है कि मैरी सुबह 9 बजे उसके एनजीओ जाती है। एनजीओ जाकर वो सभी एक्सीडेंट विक्टिम्स को 2 घंटे फिजियोथेरेपी करवाती है। फिर सभी साथ में मिलकर लंच करते हैं, जिसके बाद वो सभी कुछ लाइट शो देखते हैं और 3:30 बजे वो सभी योगा करते हैं और गेम्स खेलते हैं। इसके बाद सब साथ में डिनर करते हैं और 9 बजे मैरी अपने घर चली जाती है। सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में मैरी एनजीओ से बाहर तक नहीं निकलती। अब डिटेक्टिव सोनू से एनजीओ के छत का डिस्क्रिप्शन मांगता है। सोनू के बताने पर उसे पता लगता है कि ये जगह तो उस लाइट शॉप के ठीक सामने है जहां आदित्य और श्रुति पर झूमर गिरा था। इसका मतलब जब उन पर झूमर गिरा था तो मैरी एनजीओ के छत पे खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। फिर डिटेक्टिव लाइट शॉप, सेमिनार हॉल और चर्च पर टिक करता है। सोनू पूछता है कि आखिर चर्च क्यों? ये सब तो श्रुति के किचन से शुरू हुआ था। डिटेक्टिव कहता है कि जिस दिन श्रुति के किचन में मिक्सर वाला हादसा हुआ था उस दिन 24 दिसंबर का दिन था, यानी कि उस दिन सब चर्च में क्रिसमस मार्च की तैयारी कर रहे थे और मैरी भी वहाँ मौजूद थी। और जब भी आदित्य और श्रुति के साथ में कुछ गड़बड़ हुई है तो मैरी उनके 1 किलोमीटर के रेडियस में थी। अब हमें ये पता करना है कि मैरी का आखिर इन दोनों से कनेक्शन क्या है। डिटेक्टिव मैरी से मिलने एनजीओ जाता है और पूछता है कि आप उस दिन सेमिनार हॉल में थी जब डॉक्टर आदित्य पर पंखा गिरने वाला था, आप आखिर सेमिनार हॉल में क्या कर रही थी? मैरी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा एनजीओ किसी हॉस्पिटल से जुड़े ताकि एक्सीडेंट विक्टिम्स को कुछ हेल्प हो पाए। इसके बाद वो अपनी डायरी दिखाकर डिटेक्टिव से कहती है कि मैंने आज तक बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं। डिटेक्टिव कहता है कि आप चर्च भी जाती हैं, तो मैरी कहती है कि हाँ, मैं हर वेडनेसडे एक्सीडेंट विक्टिम्स को लेकर चर्च जाती हूँ और उनके ही साथ में वापस आ जाती हूँ। जिस पर डिटेक्टिव पूछता है कि क्या आप डॉक्टर आदित्य और उनकी वाइफ श्रुति को जानती है, लेकिन इस पर मैरी मना कर देती है। डिटेक्टिव यहाँ उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर आपको कुछ भी याद आए तो मुझे कॉल करना। इसके बाद डिटेक्टिव ऑफिस जाकर सोनू से कहता है कि आदित्य और श्रुति में से कोई तो झूठ बोल रहा है, हमें कल से दोनों पर नजर रखनी होगी। अब अगले दिन डिटेक्टिव देखता है कि आदित्य सड़क पर मैरी से टकराता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। लेकिन तभी मैरी पागलों की तरह आदित्य के कार का पीछा करने लग जाती है और फिर कुछ दूर पीछा करने के बाद वो थक कर एक जगह रुक जाती है। ये सब कुछ डिटेक्टिव छुप कर देखता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है ताकि वो आदित्य से पूछताछ कर सके। वहाँ आदित्य बहुत टाइम बाद बाहर आता है और वो डिटेक्टिव से झूठ बोल देता है कि वो पेशेंट से बात कर रहा था। लेकिन डिटेक्टिव समझ गया था कि आदित्य अंदर उसी लड़की के साथ में सिगरेट पी रहा था। इस लड़की का नाम था ईशा थापर। डिटेक्टिव के कहने पर आदित्य गुस्सा हो जाता है, जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि मेरी कमजोरी यही है कि मैं अपने काम में एकदम परफेक्ट हूँ।
देखो, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आपने कहा आप मैरी को नहीं जानते। आखिर आप क्या छुपा रहे हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या और कुछ? क्या आप अपनी बीवी को रास्ते से हटाने की सोच रहे हैं? आदित्य फिर भी कहता है कि मैं किसी मैरी को नहीं जानता। डिटेक्टिव यहाँ उसे वो फोटो दिखाता है जब वो मैरी से टकराया था। आदित्य कहता है कि ये तो अंजलि मल्होत्रा है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट राकेश मल्होत्रा की बेटी है। हम दोनों की फैमिलीज के अच्छे रिश्ते हैं। अगर मुझसे सवाल करने से पहले गूगल कर लेते तो सब कुछ पता चल जाता। डिटेक्टिव वहां से जाने लगता है और फिर उसे लाइट्स फ्लिकर होते हुए दिखती है। वो उस पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब ऑफिस जाकर वो अंजलि के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करता है और उसे अंजलि मल्होत्रा का सोशल मीडिया अकाउंट मिलता है। यहाँ उसे पता चलता है कि मैरी ही अंजलि है और वो ये सोचने लग जाता है कि आखिर अंजलि मैरी बनकर क्यों रह रही है। उसी समय वो बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और वो उससे कहता है कि तुम खुद से बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि ये लड़की कौन है और इसका डॉक्टर से क्या रिश्ता है। लेकिन डिटेक्टिव उस आदमी को वहां से जाने का बोल देता है। उसी समय सोनू आकर बताता है कि मैरी आज अपने ग्रुप के साथ प्रोटेस्ट करने गई है। डिटेक्टिव भी वहां के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ आदित्य जब अपने घर आता है तो उसे जमीन पर खून गिरा हुआ दिखता है और उसे उसकी बीवी की चिल्लाने की आवाज आती है। पहले तो उसे वहां का दरवाजा नहीं खुलता और फिर अचानक से वो दरवाजा खुल जाता है और वो देखता है कि श्रुति के अंदर किसी की आत्मा आ गई है। यहाँ श्रुति बालकनी से कूद जाती है मगर उसे चोट तक नहीं लगती और फिर वो भागने लगती है। आदित्य भी गाड़ी लेकर उसे फॉलो करता है। डिटेक्टिव भी ये सब देख लेता है और आदित्य के पीछे जाता है। दौड़ते दौड़ते श्रुति जंगल के रास्ते से होते हुए सीधा हाईवे के बीचों बीच आ जाती है। वहाँ एक ट्रक फुल स्पीड से श्रुति के पीछे आ रहा था, लेकिन श्रुति अपनी जगह से हिलती तक नहीं। एंड मोमेंट पर डिटेक्टिव उसे अपनी तरफ खींचकर उसे बचा लेता है। इसके बाद आदित्य श्रुति को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन श्रुति अपने हाथ से किसी जगह की ओर इशारा करती है। जब डिटेक्टिव पीछे मुड़कर देखता है तो उसे हॉस्पिटल नजर आता है। अब डिटेक्टिव उस जगह से जाने लगता है तो मैरी वहीं प्रोटेस्ट करने आती है। यहाँ उसकी ये थ्योरी साबित हो जाती है कि जब भी श्रुति के साथ कुछ हादसा होता है तो मैरी उसके पास होती है। इसके बाद आदित्य डिटेक्टिव को बताता है कि श्रुति की तबीयत ठीक नहीं है, उसे दौरे पड़ते हैं, इसलिए दोनों इस जगह शिफ्ट हुए थे। डॉक्टर यहाँ श्रुति का चेकअप करके आती है और बताती है कि श्रुति अब ठीक है। साथ ही वो आदित्य को बताती है कि श्रुति प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर आदित्य को जरा भी खुशी नहीं होती। यहाँ डिटेक्टिव उसे पूछता है कि आपको खुशी क्यों नहीं हुई। तब आदित्य बात घुमाते हुए कहता है कि इतना सब कुछ हुआ है तो मैं थोड़ा परेशान हूँ। अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सोनू से नाराज है क्योंकि वो मैरी पर अच्छे से नजर नहीं रख रहा था और आज तो इतना बड़ा हादसा होने वाला था। डिटेक्टिव अंजलि की कॉलेज फ्रेंड रीमा से मिलने जाता है। तब रीमा बताती है कि मैं और अंजलि काफी अच्छे दोस्त थे। उस समय अंजलि अर्जुन नाम की एक लड़की को पसंद करती थी और क्रिसमस से एक दिन पहले मतलब 24 दिसंबर को उनके किसी फ्रेंड के घर में पार्टी थी, जहाँ पर अंजलि, अर्जुन, रीमा और उसका बॉयफ्रेंड सभी गए थे। जब रीमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई तो अंजलि भी वहाँ अर्जुन को ढूंढने लगी। अंजलि देख लेती है कि अर्जुन पार्टी में किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। ये देखते ही अंजलि पार्टी से निकल जाती है और कार में बैठकर ड्रिंक करने लग जाती है। रीमा कहती है कि वही आखिरी बार था जब उसने अपनी दोस्त अंजलि को देखा था। फिर जब 3-4 दिन तक अंजलि ने उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया तो वो उसके घर भी गई थी। वहाँ उसे पता चला कि अंजलि का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गई। रीमा कहती है कि अंजलि बहुत ही अच्छी लड़की थी, लाइफ में वो कुछ करना चाहती थी। इसके बाद डिटेक्टिव सोनू से कहता है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर अंजलि के एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स की फोटोकॉपी लेकर आए। दूसरी तरफ आदित्य श्रुति से गुस्सा हो गया था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। वो कहता है कि मेरे बर्थडे वाले दिन तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया है, कितनी खुदगर्ज हो तुम। तभी श्रुति जाकर दीवार से अपना सर पटकने लग जाती है और उसकी आवाज एकदम भारी हो जाती है। फिर एकदम से वो पीछे मुड़कर आदित्य का गला पकड़ लेती है। तब आदित्य किसी तरह उसे बेड से बांध देता है और उसे इंजेक्शन लगाने जाता है, लेकिन श्रुति पूरा बेड ही उठा लेती है। इसका मतलब कि वो किसी आत्मा के वश में थी। ये सब देखने के बाद आदित्य के होश उड़ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाता है और श्रुति नॉर्मल हो जाती है। दूसरी तरफ सोनू डिटेक्टिव को बताता है कि पार्टी से बाहर निकलने के बाद अंजलि की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी। उस ट्रक के ड्राइवर का नाम रमाकांत था और वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया। ये वही हॉस्पिटल है जिसका एमडी आदित्य है। यहाँ डिटेक्टिव को शक होता है कि ये पूरी रिपोर्ट नहीं है, जरूर उस रिपोर्ट के साथ छिड़कानी की गई है। इसके बाद डिटेक्टिव अंजलि के पिता से मिलने जाता है जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। डिटेक्टिव उनसे पूछता है कि उस दिन अंजलि पार्टी में गई थी और उसने ड्रिंक की थी। ये बात रिपोर्ट में क्यों नहीं है, मुझे बताइए उस दिन क्या हुआ था। तब अंजलि के पिता बताते हैं कि एक्सीडेंट के कारण अंजलि के फेस पर बहुत सारी चोटें आ गई थी। उसे ठीक करने के लिए उन्हें फेशियल सर्जरी कराने दूसरे कंट्री जाना पड़ा और उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव समझ जाता है कि अंजलि के पापा उनसे कुछ छुपा रहे हैं। वो कहता है कि देखिए मिस्टर मल्होत्रा, मैं जानता हूँ कि अंजलि और मैरी एक ही है, इसलिए झूठी कहानी बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तब वो बताता है कि एक्सीडेंट के बाद वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से गया और वहाँ के डॉक्टर्स ने मिलकर उसे एक नया चेहरा दिया, जिसके बाद वो लोग इंडिया लौट आए थे। लेकिन वापस आने के बाद अंजलि अजीब अजीब हरकत करने लगी थी और कुछ समय बाद वो घर से चली गई ताकि वो अपने ही जैसे एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद कर पाए। अब ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगता है और एक आखिरी सवाल करता है कि जब आप अंजलि को हॉस्पिटल लेकर गए थे तब उनके केस को डॉक्टर आदित्य ने हैंडल किया था क्या? तो मल्होत्रा कहता है कि हाँ।
अब डिटेक्टिव श्रुति के घर आता है जो उस समय पेंटिंग कर रही थी। डिटेक्टिव उसे कहता है कि मुबारक हो, आपके घर में नया मेहमान आने वाला है। तब श्रुति के फेस पे एकदम से स्माइल आ जाती है और इतने दिनों में पहली बार डिटेक्टिव ने उसे हंसते हुए दिखा था। श्रुति डिटेक्टिव से पूछती है कि क्या आपके बच्चे हैं। डिटेक्टिव कहता है कि 4 साल पहले मेरी बीवी का मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद से हमने बच्चों के लिए ट्राई करना ही छोड़ दिया। फिर डिटेक्टिव श्रुति से पूछता है कि क्या आप अंजलि मल्होत्रा को जानती हैं। श्रुति कहती है नहीं। आगे डिटेक्टिव पूछता है कि आपने काम करना क्यों छोड़ दिया, आप भी तो डॉक्टर है ना। तो श्रुति कहती है कि जब एक ही घर में 2 डॉक्टर हो तो घर बीमार हो जाता है, इसी वजह से हम यहाँ आ गए। फिर डिटेक्टिव खुद श्रुति से बताता है कि अंजलि और मैरी एक ही है। तभी वहाँ आदित्य आ जाता है और डिटेक्टिव कहता है कि हमें आदित्य और मैरी का एक दूसरे से आमना सामना करवाना होगा। जिसके बाद ये लोग चर्च जाते हैं और आदित्य सामने बैठा होता है। फिर मैरी अपने एनजीओ के लोगों को लेकर चर्च जाती है और आदित्य को बिना देखे उसके बगल से गुजर जाती है। तभी उसके शरीर में किसी की आत्मा आ जाती है। मैरी फिर से चर्च में आती है और अब उसका चेहरा एकदम डरावना लगने लगा था। वो आदित्य को अपनी नजरों से ही हवा में फेंक देती है, जो देखकर श्रुति चिल्ला देती है। इसके बाद वो जंगल में जाकर चीख चीख कर रोने लगती है। यहाँ श्रुति और आदित्य को पेंटिंग में वही क्रॉस का निशान नजर आता है और वो डर जाते हैं। रात में डिटेक्टिव उसी जगह पर जाता है जहाँ अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि तुम यहाँ से हॉस्पिटल जाने का तो नहीं सोच रहे हो ना, अगर यहाँ तक आए हो तो पूरे सच का पता लगा कर जाओ। तुमने केस में हर पहलू को देखा है सिवाय एक के। अभी तक तुमने उस ट्रक ड्राइवर से बात नहीं की जिसने अंजलि का एक्सीडेंट किया था। इसके बाद डिटेक्टिव ट्रक ड्राइवर से मिलने जाता है और ड्राइवर रमाकांत डिटेक्टिव से कहता है कि मैंने उस लड़की की जान बचाई, मगर बदले में मुझे क्या मिला। मैं उस दिन नशे में नहीं था, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता और ना ही कोई मुझे काम देता है। अब डिटेक्टिव आदित्य से मिलने जाता है जो उस दिन हॉस्पिटल से घर जा रहा था। लेकिन आदित्य डिटेक्टिव से कहता है कि आपका अब तक का जितना भी बिल बनता है वो मुझे भेज दीजिए, मैं आपका पेमेंट क्लियर कर दूंगा। पर डिटेक्टिव कहता है कि मुझे जानना है कि उस दिन हुआ क्या था। अंजलि की बॉडी पर 2 जानलेवा जख्म है, लेकिन उसकी रिपोर्ट पे तो बस फेशियल सर्जरी की बात लिखी थी और उसके नशे वाली बात भी रिपोर्ट से गायब है। अब जरूर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं सच जानकर रहूंगा, क्योंकि मैंने श्रुति से वादा किया है कि मैं उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। जब वो हॉस्पिटल के अंदर आता है तो वहाँ लाइट्स फिर से ब्लिंक करने लगती है और उसे वहाँ बहुत सारे क्रॉस भी दिखाई देते हैं। उसकी नजर यहाँ रूम नंबर 11 पे जाती है। इसके बाद वो यहाँ से किसी बुजुर्ग कपल से मिलने जाता है और उनसे मिलने के बाद वो श्रुति को कॉल करके कहता है कि जितना हो सके हॉस्पिटल से दूर रहो। डिटेक्टिव के मना करने के बावजूद भी श्रुति हॉस्पिटल चली जाती है। असल में उस दिन हॉस्पिटल के नए विंग का इनॉग्रेशन था और मिस्टर मल्होत्रा भी एज अ चीफ गेस्ट हॉस्पिटल में आए थे। वहाँ सभी लोग ऊपर दिया जलाने जाते हैं। यहाँ डिटेक्टिव पहले से उनका वेट कर रहा था। असल में उसे बहुत कुछ गहरे राज पता चले थे। वो यहाँ मिस्टर मल्होत्रा से पूछता है कि डॉक्टर आदित्य, जिसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो इतना जल्दी हॉस्पिटल का एमडी कैसे बन गया। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि उसके सर पर आपका हाथ है। यही रीजन है ना मिस्टर मल्होत्रा। इसके बाद मल्होत्रा दिया जलाता है, पर वो दिया तुरंत ही बुझ जाता है और लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती है। वहाँ अंजलि आ जाती है जिसके अंदर किसी की आत्मा थी और वो अपने पिता को हवा में उछालकर नीचे पटक देती है। श्रुति यह नजारा देखकर डर जाती है। वहीं आदित्य अंजलि से किसी बात की माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे क्यों मार रही हो, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन अंजलि आदित्य का गला पकड़ लेती है। इसके बाद वो श्रुति की तरफ बढ़ती है उसके बच्चे को मारने के लिए। लेकिन तभी डिटेक्टिव आगे आ जाता है और अंजलि से कहता है कि मैं श्रुति के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ अंजलि उसे भी हटा देती है। वो यहाँ श्रुति की जान लेने ही वाली होती है कि डिटेक्टिव उसे अम्मू कहकर पुकारता है और तभी वहाँ वो बूढ़ा कपल आ जाता है जिनसे डिटेक्टिव मिलने गया था। वो दोनों अम्मू के माता पिता थे। उन्हें देखकर अंजलि यानी कि अम्मू रुक जाती है। अब यहाँ पूरा सच सबके सामने आता है और आदित्य रिवील करता है कि ये लड़की ना तो अंजलि मल्होत्रा है और ना ही मैरी मैथ्यू है। इसका असली नाम एमी मैथ्यू है और डिटेक्टिव आदित्य से आगे की कहानी बताने को बोलता है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि श्रुति और आदित्य दोनों ही डॉक्टर हैं। उनके हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया हुआ था। वो केस अंजलि का था। अंजलि को उसके फादर मिस्टर मल्होत्रा लेकर आए थे। मल्होत्रा की बेटी अंजलि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसका बचना नामुमकिन था क्योंकि उसका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। मल्होत्रा अमीर आदमी था, उसे किसी भी चीज के लिए ना सुनने की आदत नहीं थी। वो डॉक्टर आदित्य से कहता है कि कुछ भी करके मेरी बेटी को बचाओ, इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। श्रुति वही थी और वो रूम नंबर 11 की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि एक रास्ता है। असल में जो पेशेंट रूम नंबर 11 में थी उसका नाम अम्मू था और वो कई महीनों से कोमा में थी। उसका और अंजलि का ब्लड ग्रुप भी सेम था। तो श्रुति ने आइडिया दिया कि अम्मू का दिल निकाल कर अंजलि की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तब आदित्य कहता है कि ऐसा करना गैर कानूनी होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि कल को वो लड़की कोमा से बाहर आ जाए। उन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर बहस होने लगती है और श्रुति गुस्से में जाकर अम्मू के मॉनिटर का प्लग निकाल देती है, जिससे उसकी उसी समय मौत हो जाती है।
अम्मू की आत्मा को यही दुख था कि मरने से पहले वो अपने माँ बाप से मिल नहीं पाई। ये बात तो साफ थी कि अम्मू का दिल निकालकर अंजलि को दे दिया गया था और अम्मू की आत्मा अंजलि की बॉडी पर कब्जा करने लगी थी। उसके अंदर अम्मू का दिल लगा हुआ था, इसलिए उसके अंदर एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करने की चाह जगी थी और वो अंजलि मल्होत्रा से मैरी मैथ्यू बन गई थी। इवन श्रुति और आदित्य के रिश्ते में उस दिन के बाद से कड़वाहट आ गई थी। वो दोनों शहर से यहाँ शिफ्ट हो गए थे। यहाँ ये बात भी सामने आती है कि श्रुति डिप्रेशन का शिकार थी और वो उसकी दवा लेती थी। हालांकि आदित्य को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर अम्मू की आत्मा आती है। वो तो बस यही सोचता था कि श्रुति डिप्रेशन में है, इसलिए उसकी कंडीशन बुरी होते जा रही है। अब डिटेक्टिव कहता है कि आप लोग जिस चीज से भाग रहे थे वो चीज घूम फिर कर आप ही के पीछे आ रही थी। जब डिटेक्टिव एनजीओ गया था तब उसने दवाइयां देखी थी और यही डिटेक्टिव को शक हो गया था कि भला एक यंग लड़की हार्ट की दवाई क्यों ले रही है। जरूर मैरी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ होगा और अगर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है तो कोई ना कोई डोनर तो होगा ही। उसे यहाँ अम्मू के बारे में पता चला और वो उसके पेरेंट्स से मिलने गया और उसे कंफर्म हो गया कि वो सब कुछ सही सोच रहा था। डिटेक्टिव उनसे कहता है कि आप लोगों ने मिलकर इस लड़की का खून किया है और उस लड़की ने सारा सच आपके सामने ला दिया। डॉक्टर्स का काम होता है जान बचाना, ना कि किसी की जान लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि ये केस कोर्ट में जाता है और आदित्य, श्रुति और मिस्टर मल्होत्रा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अम्मू को मारने की उन्हें सजा मिलती है और वो लोग जेल चले जाते हैं। कहानी 6 महीने आगे जाती है और श्रुति एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा उससे ले लिया जाता है। डिटेक्टिव अब उस बच्चे को गोद ले लेता है। वो बूढ़ा आदमी डिटेक्टिव को फिर से नजर आता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं वापस आ जाऊंगा। कुछ दूर जाकर वो आदमी गायब हो जाता है। मतलब वो आदमी रियल नहीं था, उस आदमी का होना बस डिटेक्टिव के मन का वहम था। एंड में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव का परिवार श्रुति के बच्चे के साथ में बहुत खुश है और इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू।